नमस्कार दोस्तों, मैं देवेश शुक्ला आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे दोस्त, आज जो हमारे चर्चा का विषय होने वाला है वो एमए फर्स्ट सेमेस्टर समाजशास्त्र के पेपर नंबर 3 के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, बात करें, ये हम खंड आ वाले सेक्शन को आज कवर करेंगे जिसका नाम है अति लघुत्तरीय प्रश्न। इसमें हम देखने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न, लगभग 10 से 15 प्रश्न देखेंगे और उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। ये प्रश्न आपके ऐसे हैं जो आपके पेपर में आने एकदम तय हैं। हो सकता है कि इनमें से कुछ प्रश्न ऐसे भी हो सकते हैं जो आपको दीर्घ उत्तरीय या लघु उत्तरीय में भी देखने को मिल जाए। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि संधारणीय या फिर सतत विकास क्या है, आपको यहाँ पे बताना है। तो इसमें आप जवाब लिखेंगे कि सन 1987 में ब्रंटलैंड रिपोर्ट आवर कॉमन फ्यूचर में अस्थायी विकास से तात्पर्य विकास की प्रक्रिया को वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करते समय भावी पीढ़ियों की आवश्यकताओं को पूरा करने में कोई व्यवधान उपस्थित ना करने से है। ठीक है, मतलब यहाँ पे ये कहते हैं सतत विकास का जो तात्पर्य यहाँ पे लिया जा रहा है वो इससे लिया जा रहा है कि जो अभी पीढ़ी चल रही है वर्तमान, जैसे हम लोग जो जी रहे हैं, ये जो पीढ़ी जो चल रही है इसमें इस प्रकार से हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा करें कि जिससे आने वाली जो हमारी पीढ़ी है, हमारी जो संतानें होंगी, हमारी लड़के होंगे, पोते होंगे, नाती होंगे, ये सभी जो होंगे इनको कोई समस्या ना देखने को मिले हमारी वजह से। ठीक है, कि हम अपने सुख के लिए कोई कार्य ऐसा कर लें जिससे आगे चल के उनको वही चीज़ें व्यवधान के रूप में या फिर उनको जो है व्याधा के रूप में देखने को मिले। ठीक है, तो ये इससे इसका तात्पर्य लिया जाता है। विचारक यहाँ पे बिन पैनी ने लिखा है, क्या लिखा है कि संपोषणीय विकास से तात्पर्य पैतृक धन जिसमें पर्यावरण से प्राप्त संसाधन भी शामिल हैं उसे अधिक समय तक संरक्षित रखने से है। ठीक है, ये यहाँ पे कौन कहते हैं, आपके बिन पैनी जी कहते हैं। इनका मतलब ये है कि जो पैतृक धन है, पिताजी का जो धन है, मान लीजिए जैसे आपके पास अभी 50 बीघे खेती है, कितनी है, 50 बीघे का खेत है, अभी आपके पास पूरा चेक रखा हुआ है। तो आप अपनी सुविधा के लिए आप एक थार गाड़ी निकलवाए, उसके लिए आपने 2 बीघे खेत निपटा दिया, 5 बीघे खेत निपटा दिया। तो इसका मतलब ये हुआ मेरे प्यारे दोस्त कि आप अपनी सुविधा के लिए, अपनी आवश्यकता के लिए, अपनी खुशी के लिए आप अपने पैतृक धन को समाप्त कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, समाप्त कर रहे हैं। अब आपके आने वाले लड़के जो होंगे या नाती पोता जो होंगे उनको उनका सामना करना पड़ेगा, तो आप ऐसा काम कोई भी ना करें। ठीक है, चलिए आगे आपको यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि रिपीटो ने अस्थायी विकास को परिभाषित करते हुए लिखा है, उन्होंने लिखा है कि संधारणीय विकास से हमारा तात्पर्य विकास की बृहद नीति से है। किससे, बृहद, विकास की बड़ी नीति जो होती है उससे इसका तात्पर्य लिया जाता है, ताकि सभी निधियां, प्राकृतिक संसाधन, मानवीय संसाधन तथा वित्तीय एवं भौतिक संसाधन अधिक समय तक धन ऐश्वर्य में वृद्धि करते हुए मानव कल्याण कर सकें। ठीक है, आपके कौन कहते हैं, रिपीटो महोदय कहते हैं। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी। अगर क्लियर हो रही तो फटाफट वीडियो को लाइक करते रहो, बताते रहो वीडियो कैसा लग रहा है, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करते रहो कि क्लासें स्टार्ट हो चुकी हैं। ठीक है, आगे आप लिखेंगे कि अस्पष्टता विकास की प्रक्रिया में दीर्घकालीन कल्याण नीति आवश्यक है। प्रत्येक क्रियाकलाप ऐसा हो जिसमें वर्तमान पीढ़ी अपनी आवश्यकता को पूरा करते समय भावी पीढ़ी की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखे। ठीक है, आप अपनी आवश्यकता को पूरा करें, अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए जो हमारी आने वाली पीढ़ियां हैं उनको भी नज़र में रखो, कहीं आपकी वजह से उनको दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। ठीक है, प्रॉब्लम्स ना झेलनी पड़े। चलिए दूसरा प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछ रहा है, विकास का समाजशास्त्र क्या है। ठीक है, प्रश्न आपका क्या है, विकास का समाजशास्त्र क्या है, आपको यहाँ पे बताना है। तो इसमें आप लिखेंगे कि विकास का समाजशास्त्र सामाजिक संदर्भ में विकास का अध्ययन है। ठीक है, क्या, सामाजिक संदर्भ में अगर आप देखना चाहें तो सामाजिक संदर्भ में जो आप विकास का अध्ययन करते हैं वही आपका विकास का समाजशास्त्र है। ठीक है, चलिए आगे आप लिखेंगे विकास परिवर्तन की प्रक्रिया है। जो कोई भी आपको चेंजमेंट देखने को मिलता है उसी को हम विकास कह देते हैं। ठीक है, आगे लिखते हैं कि जो समाज को अधिक विकसित और संगठित रूप प्रदान करने में सहायक होती है। यह एक व्यवस्थित व सामंजस्यपूर्ण परिवर्तन है। क्या है, एक व्यवस्थित और सामंजस्यपूर्ण परिवर्तन है जो हमें देखने को मिलता है। डिसूजा जी के शब्दों में देखें तो उन्होंने कहा भी है कि सामाजिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके कारण एक सरल
उच्च समाज उच्चतर एवं विकसित रूप धारण करता है। क्या करता है? जो एक समाज है, सरल समाज है, जो नॉर्मली अपना जीवन व्यतीत कर रहा है, वो धीरे धीरे उच्चतर, ऊंची अपनी स्थिति को ऊंचा उठाता है और विकसित रूप धारण कर लेता है, डेवलप हो जाता है। ठीक है, आगे आप लिखेंगे स्पष्ट रूप से, विकास एक ऐसा परिवर्तन है जो समाज को प्रगति की ओर ले जाता है। किसके ओर ले जाता है मेरे प्यारे दोस्त? प्रगति की ओर ले जाता है, जिसमें समाज की सृजनात्मक शक्ति निहित है। समाज की सृजनात्मक शक्ति निहित है, जिसकी अभिव्यक्ति विचार तथा समस्याओं के माध्यम से होती है। जिसकी अभिव्यक्ति किससे होती है? अभिव्यक्ति विचार तथा समस्याओं के माध्यम से की जाती है। अतः जब सामाजिक शक्तियाँ सृजनात्मक दिशा की ओर बढ़ती हैं तो उसे सामाजिक विकास कहा जाता है। तो आई होप ये चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। ठीक है, आपके अगले आ जाते हैं गिडिंग्स महोदय। उनका मत है कि विकास के लिए समाज में बुद्धि संगत विकास आवश्यक है। कैसा? बुद्धि संगत, दिमाग लगा के विकसित हों, कोई दिक्कत नहीं है। विकास के फलस्वरूप समाज के विभिन्न हितों के बीच समन्वय स्थापित होता है। ठीक है, आगे आप लिखेंगे सार्वजनिक उपभोग की सेवाओं में वृद्धि होती है। सार्वजनिक उपभोग का मतलब ये हुआ कि कोई ऐसी चीज़ है जिसका उपयोग सभी लोग कर रहे हैं। आपके सार्वजनिक का मतलब सभी लोगों के काम वो आ रहा है। तो इन प्रकार की जो सेवाएं होती हैं इनको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जाए। ठीक है, लोगों के रहन सहन और जीवन स्तर में वृद्धि हो, उनके रहन सहन का तौर तरीका बदला जाए, उनका जीवन स्तर है उसमें भी वृद्धि की जाए। और इस प्रकार विकास का अभिप्राय वृद्धि या क्रमिक प्रगति से है। मतलब आप कह सकते हैं कि विकास का अभिप्राय वृद्धि, बढ़ने से है, या क्रमिक प्रगति, एक के बाद एक। क्रमिक का मतलब हुआ क्रम से, एक के बाद एक जो है डेवलपमेंट होता रहे आपके अंदर, वही आपका क्या कहलाता है? विकास कहलाता है। पाश्चात्य देशों में इसे परिवर्तन की विशिष्ट प्रक्रियाओं का योग माना जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लिख पाएंगे। चलिए, तीसरा नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है मिश्रित अर्थव्यवस्था के बारे में। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। इसमें आप लिखेंगे मिश्रित अर्थव्यवस्था पूंजीवाद तथा समाजवाद के लाभों से मिश्रित है। ठीक है, किससे? पूंजीवाद और समाजवाद दोनों को मिलाकर आपकी मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था बनती है। ठीक है, आगे आप लिखेंगे यह व्यवस्था दोनों अवस्थाओं के बीच का मार्ग है, मार्ग अपनाती है। मतलब अगर कोई ऐसा है जो ना पूंजीवाद को अपनाना चाहता है ना समाजवाद को अपनाना चाहता है, तो वो आराम से मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपना सकता है, क्योंकि ये ना पूंजीवादी है ना समाजवादी है, इन दोनों के बीच का रास्ता है, एक तरीके से आप कह सकते हैं। ठीक है, आगे आप लिखेंगे मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्र का सह अस्तित्व रहता है। ठीक है, आप निजी भी चीज़ों को अपना सकते हैं और जो है सार्वजनिक भी चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, इस प्रकार से। चलिए, बात करते हैं दोनों क्षेत्र आपसी प्रतियोगिता को समाप्त करते हुए अपने अपने क्षेत्र में सफलतापूर्वक कार्य करते हैं और दोनों का उद्देश्य मानव कल्याण में वृद्धि करना है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसका जवाब देंगे। आगे लिखेंगे इसी में कि वास्तव में मिश्रित अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें उत्पाद वितरण, क्या मेरे प्यारे दोस्त, उत्पाद वितरण एवं आर्थिक विकास के कार्यक्रम पूरी तरह से सरकार के हाथ में ना होते हैं और ना उद्यमियों के हाथ में। उद्यमियों का मतलब यहाँ पे होता है उद्योगपति, जैसे बड़े बड़े लोग हैं, अंबानी, टाटास, ये लोग। हो सकता है कि आपका पूरा कार्यक्रम किसके हाथ में चला जाए? अंबानी दादा के हाथ में चला जाए, टाटा के हाथ में चला जाए। तो इस प्रकार से इन लोगों के हाथ में जब चला जाएगा तो आपकी कैसी व्यवस्था हो जाएगी? कैसी हो जाएगी मेरे प्यारे दोस्त? तो वो आपकी हो जाएगी मेरे प्यारे दोस्त पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। ठीक है, और जो आपकी समाजवादी अर्थव्यवस्था होती है उसमें जो है सरकार का हाथ होता है। चलिए, आगे आप लिखेंगे कि इसमें आर्थिक विकास के लिए सरकार और साहसी दोनों ही समान रूप से सहयोग देते हैं। ठीक है, कौन? साहसी और सरकार दोनों सहयोग देते हैं। प्रोफेसर हेंस ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को द्विक अर्थव्यवस्था तथा प्रोफेसर लार्न ने नियंत्रित अर्थव्यवस्था कहकर पुकारा है। ठीक है, तो अगर आपसे द्विग अर्थव्यवस्था के बारे में पूछे या नियंत्रित अर्थव्यवस्था के बारे में पूछे तब भी आप इसको मिश्रित अर्थव्यवस्था के नाम से ही जानेंगे। चौथा नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि विकासशील समाज की किन्हीं 5 समस्याओं का उल्लेख कीजिए। तो आप लिखेंगे विकासशील समाज की प्रमुख 5 समस्याएं निम्न हैं। पहला क्या है? निर्धनता का कुचक्र। ठीक है, क्या? निर्धनता का कुचक्र। दूसरा, बेरोजगारी की समस्या। तीसरी आपको यहाँ पे जो देखने को मिलेगी वो मिलेगी बचत व पूंजी निर्माण की समस्या। चौथा आपको देखने को मिलेगा जनसंख्या वृद्धि की समस्या। और पांचवा आपको देखने को मिलेगा सामाजिक व संस्थागत बाधाएं व रूढ़ियां। ठीक है, ये आपको यहाँ पे 5 समस्याएं देखने को मिलेंगी विकासशील समाज में।
चलिए, 5वां नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है गैर सरकारी संगठन एनजीओ, ठीक है? क्या है आपको यहाँ पे बताना है। काफ़ी काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन है, हर साल पूछा भी जाता है कि एनजीओ के बारे में आप क्या जानते हैं, एनजीओ से आपका क्या तात्पर्य है, एनजीओ क्या है, कुछ भी प्रश्न पूछ सकता है। तो इसके बारे में हम लिखेंगे कि सामाजिक समस्याओं के निवारण के लिए गैर सरकारी संगठनों का सहयोग अति आवश्यक है, ठीक है? अगर आप सामाजिक समस्याओं का निवारण करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको जो है गैर सरकारी संगठनों का सहारा लेना पड़ता है। सरकारी संगठन वे अनौपचारिक संगठन हैं जो स्वेच्छा से एक या अनेक सामाजिक समस्याओं का निराकरण के लिए प्रयासरत रहते हैं, ठीक है? आगे आप लिखेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ ने सबसे पहले एनजीओ शब्द का प्रयोग 1950 में किया था। 1960 ईस्वी और 1970 ईस्वी के मध्य यह शब्द अधिक प्रचलित हुआ और आज इसे सरकारी एजेंसी के समांतर माना जा रहा है, ठीक है? फिर आगे आप लिखेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार देखें तो उसने कहा है कि एनजीओ से अभिप्राय ऐसे गैर सरकारी संगठनों से है जिसके सदस्य स्वतः अपने क्रियाकलापों के लिए स्वतंत्र होते हैं, ठीक है? वो किसी के बाध्य नहीं होते हैं, वो जो कुछ भी चाहें वो कर सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि जो मन में आए जिसको चाहे उखाड़ दें, जिसको चाहे बना दें, ऐसा भी नहीं कर सकते हैं। ऐसा करेंगे कि जिससे किसी को नुकसान भी ना पहुंचे और जो है किसी को दिक्कत ना आए। तो इस प्रकार से अगर इन चीज़ों को ध्यान में रखते हैं तो वो कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है? चलिए, आगे आप लिखेंगे कि एक व्याख्या में यह कहा गया है कि स्वैच्छिक संगठन एक समूह है जो एक या अनेक लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु बनाया जाता है, ठीक है? फिर आपके एनजीओ को गैर सरकारी या गैर लाभकारी स्वैच्छिक संगठन भी कहते हैं। गैर लाभकारी का मतलब इसमें जो है आप यहाँ पे जोड़ दीजिएगा, ठीक है? चलिए, छठा नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है आर्थिक विकास क्या है, इसके बारे में आपको यहाँ पे बताना है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे आर्थिक विकास किसी आर्थिक प्रणाली की प्रकृति एवं सामर्थ्य के गुणात्मक परिवर्तनों को कहते हैं। यह सुधार की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें ऐसे संरचनात्मक एवं संगठनात्मक परिवर्तन आवश्यक रूप से सम्मिलित होते हैं जिससे अर्थव्यवस्था के गुणों एवं संचालन व्यवस्था में सुधार होता है, ठीक है? आगे लिखेंगे आर्थिक विकास में आधुनिकीकरण का प्रत्यय भी जुड़ा हुआ होता है, ठीक है? आर्थिक विकास में क्या होता है? आधुनिकीकरण का प्रत्यय जुड़ा होता है। कैसे जुड़ा होता है? क्योंकि जब आप आर्थिक विकास करेंगे मेरे प्यारे दोस्त तो उसमें उसके लिए आपको जो है एडवांस होना बहुत ज़रूरी हो जाएगा। एडवांस का मतलब आधुनिकीकरण यहाँ पे आप लेंगे कि उसके लिए आपको जो है नई-नई चीज़ों को लाना पड़ेगा। अगर आप पैसे बढ़ाना चाहते हैं ज़्यादा कमाना चाहते हैं तो उसके लिए नई-नई तकनीकों को आपका प्रयोग करना होगा। जो-जो नई-नई तकनीकें आ रही हैं, कम लोगों से ज़्यादा काम हो, तो इस प्रकार से इन सारी चीज़ों को अपनाना होगा, ठीक है? तो चलिए, आगे यहाँ पे आप लिखेंगे मेरे प्यारे दोस्त कि आर्थिक विकास एक बृहद प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत अर्थव्यवस्था की रचना, संगठन एवं संस्थानिक क्लेवर में मूलभूत परिवर्तन करके उनको आर्थिक उच्च स्तरीय तंत्रिकाओं एवं पूंजी का उपयोग करके योग्य बनाया जाता है। इस प्रक्रिया के फलस्वरूप राष्ट्रीय उत्पादन एवं राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है जो आर्थिक वृद्धि का सूचक है। किसका है? आर्थिक वृद्धि का सूचक है। इस प्रकार आर्थिक वृद्धि के लिए आर्थिक विकास का होना आवश्यक है, ठीक है? तो इस प्रकार से आप इसका जवाब दे पाएंगे। चलिए, 7वां नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है विकास किसे कहते हैं, आपको यहाँ पे बताना है। तो इसमें आप लिखेंगे विकास और परिवर्तन दोनों अलग अलग अवधारणाएं हैं, ठीक है? फिर आगे लिखेंगे विकास का समन्वय ऐसे संस्थानों से है जो प्रगति की ओर उन्मुख हों जबकि परिवर्तन प्रगति और अवनति दोनों ही स्थितियों में व्यक्त करता है, ठीक है? फिर आगे लिखेंगे विकास से तात्पर्य केवल उन परिवर्तन से नहीं है जिससे कोई अप्रकट अथवा छिपी चीज प्रकाश में आ जाए, अपितु इसका संबंध संभावित परिवर्तनों से भी है। विकास की प्रक्रिया अंतिम रूप ही किसी समाज को प्रगति की अवस्था तक पहुंचाता है, ठीक है? यही विकास है। इस प्रकार से आप ये लिख पाएंगे। चलिए, 8वां नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना क्या है, इसके कार्यों की विवेचना कीजिए। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है? तो इसका जवाब आप कुछ इस प्रकार से देंगे कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना धनहीन को धन प्रदान करने, ठीक है, के लिए शुरुआत की गई एक गैर बैंकिंग वित्तीय योजना है, ठीक है? इसकी शुरुआत 8 अप्रैल 2015 को की गई। मुद्रा का फुल फॉर्म होता है माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट, ठीक है? क्या? माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड
रिफॉर्म एजेंसी, ठीक है, ये मुद्रा का आपका फुल फॉर्म होता है, या लघु उद्योग को वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी, ठीक है। कार्य इसका क्या होता है देखें तो पहला कार्य ये होता है, मुद्रा योजना के मुख्य 4 कार्य होते हैं। पहला कार्य ये है कि लघु एवं सूक्ष्म इकाइयों को प्रौद्योगिक सहयोग करना, ठीक है। दूसरा काम ये होता है लघु एवं सूक्ष्म इकाइयों का को पुनर्वित्त पोषण करना। पुनर्वित्त मतलब कि उनको अगर और पैसे की जरूरत पड़ रही है तो फिर उनको पैसे उपलब्ध कराए जाएं। तीसरा ये बताया गया है लघु और सूक्ष्म इकाइयों को मुद्रा ऋण तथा शाखा गारंटी देना। और चौथा आपका विकासात्मक एवं उन्नति संबंधित गतिविधियों का संचालन करना, ठीक है। तो ये आपके यहाँ पे 4 कार्य बताए गए हैं। 9वां नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि पूंजीवादी की विशेषताएं बताइए। तो यहाँ पे आप लिखेंगे पूंजीवादी की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहली बताई गई है, इसमें संपत्ति का निजी स्वामित्व पाया जाता है। मतलब कोई भी संपत्ति है वो सभी की नहीं हो सकती है, जिसने कमाया है उसी की है। सभी लोग नहीं कह सकते कि ये हमारी संपत्ति है, ठीक है। तो निजी स्वामित्व होता है, उस पर कोई एक आदमी अपना अधिकार दिखा सकता है। यह दूसरा आप लिख सकते हैं, यह विरासत वंशानुक्रम प्रणाली पर आधारित है। मतलब ये चीज़ें मान लीजिए हमने कमाया तो हमारा धन हम चाहेंगे तो हमारे बेटे को ही मिलेगा, हमारे पोतों को मिलेगा। ऐसा नहीं चाहे हो सकता है कि अगर हमने पैसा कमाया है और अगर हम ना रहें तो उसके बाद ये सारे समाज को बांट दिया जाए, ठीक है। तो निजी स्वामित्व तो यहाँ पे रहता है, पहला काम। दूसरा काम हमारा जो है ये उत्तराधिकारी जो कोई भी होगा वो उस पर जो है उसका अधिकार होगा, हमारे वंश का जो अगला आदमी होगा। पूंजीवादी समाज में कानूनी ढांचे के भीतर वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त है, ठीक है। चौथा लिखेंगे, यहाँ कारोबार के चयन में भी वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त है। उसके बाद क्या, कारोबार का आप चयन भी कर सकते हैं वित्तीय स्वतंत्रता के रूप में, ठीक है। पूंजीवादी समाज पूर्ण प्रतियोगी समाज है। कैसे है पूर्ण प्रतियोगी, यहाँ पे एक दूसरे के कंपटीशन में लोग खड़े रहते हैं। छठा आप लिखेंगे, यहाँ लाभ कमाने की इच्छा बहुत प्रबल होती है। कैसी होती है, बहुत ज़्यादा होती है, जितना जो लाभ कमा सकता है वो कमाए, यहाँ पे कोई रोकथाम नहीं होता है, ठीक है। सातवां आप लिखेंगे कि इस समाज में मांग के अनुरूप बाजार में उतार चढ़ाव बना रहता है। मतलब जैसी मांग रहेगी, मांग ज़्यादा है तो हो सकता है कि चढ़ाव आ जाए, और मांग कम है तो फिर उतार भी आ जाएगा मार्केट में। ये अपना रूल होता है, ठीक है। आठवां यहाँ पे बताया गया है कि लाभ केंद्रित व्यवस्था होने के कारण यहाँ सामाजिक कल्याण का महत्व कम पाया जाता है, ठीक है। मतलब कह रहे हैं कि जब आप लाभ देखने लगेंगी तो समाज कल्याण कहाँ रह जाएगा, वैसे ही आप देख लीजिए। नौवां बता रहे हैं यहाँ पे कि पूंजी के मालिक द्वारा लगातार मुनाफों का कारोबार चलाया जाता है, ठीक है। और 10वां आप लिखेंगे, इस व्यवस्था में पुनर्निवेश का सिद्धांत अधिक फायदा दिलाता है। मतलब कह रहे हैं एक बार आपने कमाया, आपको मजा आया, पैसे आपने अच्छे कमाए, फिर आप उन पूंजी को दोबारा लगा सकते हैं और दोबारा लाभ कमा सकते हैं, ठीक है। तो ये चीजें आपको देखने को मिलती है। प्रश्न नंबर 10 आपसे पूछ रहा है कि साम्राज्यवाद का कारण बताइए। साम्राज्यवाद का आपको कारण यहाँ पे बताना है। तो लिखेंगे, अपनी सीमाओं को से बाहर जाकर दूसरे की सीमा का हनन करना साम्राज्यवाद कहलाता है। साम्राज्यवाद के निम्न कारण है, ठीक है। मतलब कह रहे हैं साम्राज्यवाद मतलब ये हुआ कि एक राजा है, ठीक है, उसको अपने राज्य से सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है, उसके पास बल ज़्यादा है, पैसे ज़्यादा हैं, लोग ज़्यादा हैं, सैनिक ज़्यादा हैं। तो उसने क्या किया कि एक दिन प्लान बनाया गया, दूसरे के राज्य को जीत ले रहा है तो उसी को हम साम्राज्यवाद कह देते हैं। मतलब अपनी सीमा को छोड़ के वो दूसरों की सीमा में भी घुस जा रहा है, उनको जीत के अपने में मिला ले रहा है, उसी को हम साम्राज्यवाद कह देते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे आपको पहला देख पा रहे होंगे कि विस्तारवादी नीति एवं प्रभुत्ता स्थापित करने के लिए। दूसरा आप यहाँ पे देख सकते हैं अतिरिक्त पूंजी का होना, ठीक है, निवेश के मकसद से, ठीक है, निवेश के मकसद से। तीसरा, बाजार की आवश्यकता भी इसका कारण है, ठीक है। उसके बाद चौथा, कच्चे माल की आवश्यकता भी इसके कारणों में से एक है, ठीक है। पांचवा लिखेंगे कि साम्राज्यवाद प्रतिस्पर्धा भी साम्राज्यवाद का कारण है, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे छठा नंबर, साम्राज्यवादी देश द्वारा तकनीकी से नियंत्रण करना भी एक कारण है। और सातवां आप लिखेंगे कि राष्ट्रीय गौरव की स्थापना के लिए भी साम्राज्यवाद अपनाया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे सातों लिख पाएंगे। 11वां नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है, योजना की अवधारणा बताइए। इसमें आप लिखेंगे निर्णय लेने की वह प्रक्रिया जिसमें सर्वप्रथम एक संगठन अपने
वित्त एवं भौतिक संसाधनों को प्रभावी ढंग से लागू करने का कार्यक्रम बनाता है, योजना कहलाती है। क्या कहलाती है मेरे प्यारे दोस्त? योजना कहलाती है। अर्थात योजना एक बौद्धिक प्रक्रिया है जिसमें भविष्य में किए जाने वाले कार्यों के लिए हम सचेत तरीके से उद्देश्य या लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अपने बौद्धिक कौशल एवं अनुमान का प्रयोग करके इसे लागू करते हैं। ठीक है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए आपको कोई भी भविष्य में काम करना है तो आप क्या करते हैं कि बौद्धिक कौशल या अनुमान के अनुकूल, जैसे मान लीजिए आपको कोई फैक्ट्री खोलनी है या आपको एक कोचिंग सेंटर खोलना है, इस तरीके से ले सकते हैं क्योंकि ये एजुकेशन विभाग से संबंधित भी है। तो आप क्या करेंगे, पहले आप दिमाग लगाएंगे कि स्टूडेंट कौन से स्टूडेंट हमारे होंगे, किनको हमें पढ़ाना है, कहाँ कोचिंग खोलनी है, कैसी व्यवस्थाएं होंगी वहाँ पे, कौन कौन से टीचर रखने होंगे या मैं अकेला खुद पढ़ाऊँगा। तो ये सारी जो प्लानिंग आपके दिमाग में चल रही है पहले से ही जो आप अनुमान कर रहे हैं, यही सारी चीज़ें आपकी क्या कहलाती हैं मेरे प्यारे दोस्त? योजना कहलाती हैं। ठीक है, आगे आप लिखेंगे इसमें भविष्य के कार्यों की आशा तथा उसे लागू करने की प्रक्रिया शामिल होती है। कुछ भी करने के से पूर्व जो उसके बारे में सोचने की प्रक्रिया है उसे हम योजना का नाम क्या कर देते हैं? दे देते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप ध्यान में रखेंगे कि कोई भी कार्य आप करना चाहते हैं उससे पहले जो आप सोचते हैं वही आपकी योजना कहलाती है। 14 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कल्याणकारी राज्य किसे कहते हैं, इसके बारे में आपको यहाँ पे बताना है। तो लिखेंगे अवसर की समानता, धन संपत्ति के समान वितरण, अच्छे जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं को नागरिकों को प्रदान करने के लिए कल्याणकारी राज्य की संकल्पना अपनाई जाती है। ठीक है, फिर आगे आप लिखेंगे यह राज्य शासन की वह संकल्पना है जिसमें राज्य नागरिक के आर्थिक एवं सामाजिक उन्नति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, फिर आप लिखेंगे आगे क्या मेरे प्यारे दोस्त कि इनसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंस में इसे परिभाषित करते हुए कहा गया है कि लोक कल्याणकारी राज्य से तात्पर्य ऐसे राज्य से है जो अपने सभी नागरिकों को न्यूनतम जीवन स्तर प्रदान करना अपना अनिवार्य उत्तरदायित्व समझता है, वही आपका क्या कहलाता है? लोक कल्याणकारी राज्य कहलाता है। ठीक है, लॉस्की ने भी कहा है, क्या कहा है कि लोक कल्याणकारी राज्य लोगों का एक ऐसा संगठन है जिसमें सबका सामूहिक रूप से एकाधिक हित निहित होता है। मतलब कह रहे हैं कि इसमें सभी का लाभ देखा जाता है, ऐसा नहीं कि एक आदमी कमा रहा है और वो अपने पास रख रहा है। इसमें जो है सरकार सभी के लिए व्यवस्थाएं करती है, न्यूनतम जीवन जीने के लिए जितनी चीज़ों की आवश्यकताएं होती हैं वो सारी चीज़ें उपलब्ध कराई जाती हैं और सभी को सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराई जाती हैं। ठीक है, चलिए 15 नंबर प्रश्न और आज का आखिरी प्रश्न देखते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि नागरिक समाज की विशेषताएं बताइए। क्या बताना है आपको? नागरिक समाज की विशेषताएं बताना है। तो इसमें आप लिखेंगे कि परिवार एवं राज्य रूपी संस्थाओं के बीच कड़ी का कार्य करने वाले समाज को हम नागरिक समाज के रूप में जानते हैं। नागरिक समाज की विशेषताएं निम्न हैं। पहला जो बताया गया है वो बताया गया है नागरिक समाज नागरिक जीवन में राज्यों के आवश्यक हस्तक्षेप को कम करता है। ठीक है, क्या करता है? कम करता है। दूसरा आप लिखेंगे हालांकि यह राज्य से अलग होता है लेकिन राज्य के साथ इसका संबंध सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार का होता है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों प्रकार के संबंध आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, और तीसरा देखें तो तीसरा लिखा गया है यहाँ पे मेरे प्यारे दोस्त कि यह संगठित समाज को इंगित करता है जिसके नाते इसके अंतर्गत राज्य एक बड़ा हिस्सा आता है, राज्य का एक बड़ा हिस्सा आता है। ठीक है, संगठित का मतलब इकट्ठे रूप से जो है समाज आपको यहाँ पे दिखाई पड़ता है, इकट्ठा। चलिए चौथा नंबर यहाँ पे बताया गया है कि यह सरकारी विभागों क्या मेरे प्यारे दोस्त सरकारी विभागों के कार्य संचालन को पारदर्शी बनाता है, ये इसकी चौथी विशेषता है। पांचवी विशेषता ये है कि यह स्वतंत्र और उत्तरदायी संगठन होता है। ठीक है, छठी विशेषता ये बताई गई है कि राज्य की मनमानी और जन विरोधी नीतियों पर अंकुश लगाता है। मतलब राज्य कोई भी मनमानी अपने मनमानी कार्य नहीं कर सकता है और जन विरोधी नीतियां जो कोई भी बनाई जाएंगी उनके ऊपर वो रोक लगाता है और उनके ऊपर वो देखभाल रखता है। ठीक है, और सातवां और आखिरी आपका यहाँ पे बताया गया है कि यह योजनाओं एवं नीति निर्माण के क्रियान्वयन में
जन सहभागिता सुनिश्चित करता है। ठीक है, मतलब कह रहे हैं कि जो योजनाएं बनाई जाएंगी या जो नीति निर्माण कराया जाएगा उसको उसमें जो क्रियान्वयन होगा, मतलब जो भी कार्य किया जाएगा उनमें जन सहभागिता, मतलब लोगों की कितनी सहभागिता होगी, लोगों से पूछा जाएगा, उनके मन को लिया जाएगा। ऐसा तो नहीं कि उनसे उनको कोई हानि हो रही है। ये सारी चीज़ें देखते हुए फिर उन चीज़ों को लागू की जाएंगी, वो चीज़ें तैयार की जाएंगी। ठीक है, तो इन चीज़ों को भी देखता है। ये इसकी आपकी 7वीं नंबर की विशेषता हो जाती है। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। अगर क्लियर हुई तो फटाफट वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और हाँ, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ कि आपका दूसरा पार्ट लाया जाए या ना लाया जाए। ठीक है, तो ये ज़रूर बता दीजिएगा। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं नए जोश नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।